हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। और बच्चे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, आज उसका थर्ड लेक्चर है। तो चलो फटाफट बच्चे लास्ट के दो लेक्चर्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में क्या किया था। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन कवर की थी कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ सराउंडिंग सिस्टम और एनवायरमेंट विच प्रोवाइड्स पीपल्स मीन्स टू वर्क टू अर्न देयर लिविंग, राइट। उसके बाद बच्चे हमने स्कैसिटी देखी थी कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट ह्यूमन की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। तो यहां पे बच्चे इस प्रॉब्लम ऑकर हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्कैसिटी। क्लियर। देन फिर हमने बच्चे देखा था इकोनॉमी की, हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी, हमने दो ऑथर्स की बात की थी कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। फिर हमने बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स जो वर्ड था वो कहां से ड्राइव किया गया है, ये बच्चे दो ग्रीक के वर्ड्स लिए गए थे, ओइक्यू एंड सेकंड था बच्चे नोमोज, याद आ रहा है। उसके बाद बच्चे हमने देखा था इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हमने बच्चे उसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो की डेफिनेशन कवर की थी और हमने उनके बीच में डिफरेंस, मैंने आपको बोला था जो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे एग्जाम में जनरली बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे आप लोग, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद बच्चे हमने देखा था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट वाला याद आ रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन पुट करता है पॉजिटिव के अंदर व्हाट और नॉर्मेटिव के अंदर व्हाट शुड बी, शुड आ रहा था उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर। और बच्चे इसके अंदर बताया था एक जजमेंटल होता है और एक जजमेंटल नहीं होता है। कौन जजमेंट प्रोवाइड करता है, नॉर्मेटिव जो है वो बेसिकली जजमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि पॉजिटिव है वो जजमेंट प्रोवाइड नहीं करता। तो इसकी बच्चे मैंने आपको डिफरेंस दी थी यहाँ पे, नॉट गिव द जजमेंट एंड जजमेंट वाला, राइट। उसके बाद हमने देखा था बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हमने सबसे पहले बच्चे कॉजेज देखे थे, याद है, हमने एग्जांपल लिया था, तीन कॉजेज थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और तीसरा था बच्चे अल्टरनेटिव यूजेस। नाउ ये तो बच्चे कॉजेज थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। उसके बाद हमने देखा था आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बच्चे तीन हमने सिचुएशन समझी थी, तीन वर्ड्स में समझा था, क्या तीन सेंटर प्रॉब्लम्स के बच्चे यहां पर आ रहे हैं। तीनों सेंटर प्रॉब्लम हम कौन से हेड के अंदर पढ़ते हैं, अंडर द हेड ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस वाली हमने सिचुएशन समझी थी। इसका मैंने प्रॉपर बच्चे आपको एग्जांपल देके भी समझाया था, अगर आपको याद होगा। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इकोनॉमी के आगे प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है वो क्या करेगी बच्चे, प्रोड्यूस करेगी, उसको अगर डिपेंड करता है बच्चे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बच्चे याद रखना जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, ये सब बच्चे एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, और इसका आंसर बच्चे वही होगा जो एक इकोनॉमी के हिसाब से कंडीशनल आंसर होगा। सपोज एक इकोनॉमी की बच्चे सिचुएशन बहुत अच्छी है तो बच्चे वो इकोनॉमी नॉर्मल गुड्स पे या कंज्यूमेबल गुड्स पे फोकस करेगी। लेकिन अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके ऊपर कुछ वॉर की उसको आशंका लग रही है तो वॉर गुड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मान लो ऐसी कोई इकोनॉमी है जिसके अंदर मान लो मैन्युफैक्चरिंग अभी वो अंडर डेवलप है, वो डेवलपिंग मोड की तरफ जा रही है, तो बच्चे वो कैपिटल गुड्स को ज्यादा क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, राइट। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर, हाउ टू प्रोड्यूस में एक बेसिकली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज की बच्चे प्रॉब्लम, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड। दो तरह की बच्चे टेक्निक्स होती हैं, एक टेक्निक होती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक और सेकंड थी बच्चे लेबर इंसेंटिव टेक्निक, राइट। लेबर इंसेंटिव टेक्निक के अंदर बच्चे मोर जो पोर्शन ऑफ वर्क होगा वो लेबर से कराया जाएगा, जबकि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से जो मोर पार्ट है प्रोडक्शन का वो कौन करेंगे, वो करेगी बच्चे मशीनरी, कैपिटल गुड्स, करेक्ट। उसके बाद बच्चे हमने देखा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है बच्चे वो सोसाइटी के किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब देखो हमने सोसाइटी के सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एग्जांपल में, रिच पीपल्स एंड पुअर पीपल्स। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल रिच पीपल्स के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे, अब हमने देखा था कि उसके अंदर पुअर पीपल्स और मिडिल क्लास के लिए कुछ गुड्स होते हैं और कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं फॉर द रिच पीपल। तो जो एक प्रोडक्शन फर्म है वो कौन से सेगमेंट ऑफ वर्कर्स के लिए क्या करेगी बच्चे, प्रोडक्शन करेगी, कौन से सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, कौन से कंज्यूमर्स के लिए वो क्या करेगी, प्रोडक्शन। तो वहां पर भी बच्चे चॉइस अराइज होती है कि वो प्रोडक्शन हम कर तो रहे हैं लेकिन वो कौन से कंज्यूमर, किस सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर के लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर।
ये सब तो थी बच्चे पुरानी बातें जो हमने डिटेल में लास्ट 2 क्लास में समझी थी। आई होप आप सब ने ये रिवाइज किए होंगे। और बच्चे अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वाला जो हमने अभी पढ़ा था, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और दूसरा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक, जो कि बच्चे जो हमने 2 टॉपिक पढ़े थे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर की बात हो तो उसके अंदर अगर अल्टरनेटिवली अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा जाना चाहिए, बच्चे अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। उससे पहले बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से 1 नंबर का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आंसर दीजिए, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर इसका आंसर तो बहुत इजी, हम सबको याद है। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ, ये जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। क्लियर। आज की क्लास अपन अब स्टार्ट करते हैं। नाउ आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन। हम सीधा डेफिनेशन पे जाएंगे क्या? नहीं सर, हम हमेशा कैसे समझते हैं वैसे ही समझेंगे। तो बच्चे पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, ट्राई करना आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से समझो, ताकि आपको बच्चे पीपीसी की डेफिनेशन याद करनी या रटनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सपोज बच्चे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं सर? मान लो बच्चे मेरे पास 2 कोई गुड्स हैं, एक है गुड X और दूसरा है बच्चे गुड Y। सर ये गुड्स बच्चे 2 आइटम्स हैं बेसिकली, जिनका मेरे को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। मेरे को प्रोडक्शन X का करना है और सिमिलरली मेरे को प्रोडक्शन Y का करना है बच्चे। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, बात हुई थी, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब बच्चे मैं प्रॉपर कुछ कॉम्बिनेशंस के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकता हूं। सर कॉम्बिनेशंस मींस बच्चे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर कर रहा हूं, आप जस्ट एग्जांपल को समझने का ट्राई करना। बच्चे मान के देखो फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन नंबर A, B, C, D और E। पहला कॉम्बिनेशन बच्चे ले रहा हूं कि मैं जो X गुड्स हैं उसका मैं बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा और मैं सारे के सारे मेरे रिसोर्सेज हैं वो किस पे यूज करूंगा, Y पे। तो मान लो मैंने यूनिट्स कितनी बना ली, सपोज यहां मैं यूनिट्स लिख रहा हूं बच्चे, ये भी मेरी गुड्स की क्या है, यूनिट्स हैं। मान लो बच्चे मैंने 10 यूनिट्स बना दी, किसकी, प्रोडक्शन कर दिया मैंने Y गुड्स का। अब देखो अगर सपोज ऐसा हो जाए, ध्यान से समझना, मेरे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, मेरे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, मैंने मेरे सारे रिसोर्सेज कहां एम्प्लॉय कर दिए बच्चे, Y गुड्स पे मैंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर दिए, कंज्यूम कर दिए। अब देखो होगा क्या, अब बोलते हो सर नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है ना कि आप क्या करो, सारी की सारी जो कॉमोडिटी और प्रोडक्शन है, मान लो आपने X की प्रोडक्शन की और वो आपने 12 बना दी यूनिट्स और Y को आपने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। यस बच्चे ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने मेरे सारे रिसोर्सेज किस पे यूज कर दिए, X पे यूज कर दिए और Y क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, 0। ये तो बच्चे होगी जो भी एंड ऑफ द पॉइंट्स की सिचुएशन है, या तो मैंने X प्रोड्यूस किया या मैंने Y, या तो मैंने X प्रोड्यूस किया या तो मैंने Y। जब मैं पूरे रिसोर्सेज को X पे यूज करूंगा तो Y का प्रोडक्शन नहीं होगा, जब मैं पूरे रिसोर्सेज Y पे यूज करूंगा तो X गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब बच्चे इसके बीच के अल्टरनेटिव्स ढूंढने का ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला कि मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन Y का करना है, तो क्यों ना मैं X गुड्स का प्रोडक्शन करूं 2 यूनिट का। तो बच्चे मेरे को बताओ, जब मैं अपने रिसोर्सेज को, जो टोटल रिसोर्सेज हैं, उसको X के ऊपर अगर मैं 2 यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस करूंगा तो Y की अभी भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होगी या वो कम हो जाएगी? सर वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि आपने रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे। बच्चे यूं समझ लो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, आप उसको अमाउंट से समझना। यहां पर मैं भी अमाउंट कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यहां मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं।
बच्चे मान लो एक आइटम है, जो एक्स है वो है सपोज 10 रुपीज का, और जो वाई है बच्चे उसकी प्राइस है 20 रुपीज की, और मैं यूं कह लूं आपके पास जो टोटल रुपीज हैं वो हैं 100 रुपीज जो आपको खर्च करने हैं। क्लियर? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक्स और वाई जो है, एक काम करता हूं मैं 10 रुपए का एक एक्स का आइटम मिलेगा, तो मैं एक काम करता हूं 10 परचेज कर लेता हूं। तो आपके सारे पैसे कहां खर्च हो गए? एक्स पे खर्च हो गए। अब क्या वाई परचेज कर पाओगे? सर बिल्कुल भी वाई परचेज नहीं कर पाएंगे। सर एक काम करते हैं, इसकी 10 की जगह 8 ही यूनिट परचेज करते हैं। तो बच्चे 8 इंटू 10 आपके 80 रुपीज खर्च हो गए। आपके पास थे कितने? 100 रुपीज। 100 माइनस 80, 20 रुपीज में वाई को दे सकता हूं। तो वाई का आइटम 20 रुपीज का ही, तो वो तो कितना प्रोडक्शन होगा या कितना गुड्स में परचेज कर पाऊंगा? 1। सिमिलरली बच्चे जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या सिचुएशन आई, मैंने x की 2 यूनिट परचेज की, x की 2 मतलब कि 2 इंटू 10, 20 रुपीज तो मेरे x पे खर्च हो गए, पीछे बच गए 80 रुपीज। 80 रुपीज में 20 रुपीज वाले कितने आइटम आ पाएंगे? सर 4 आ पाएंगे। या ऐसा हो जाए मेरे को ये 0 लेना है और ये 5 हो जाए, 5 इंटू 20 100, पीछे कुछ पैसा बचा ही नहीं x के लिए। ये बच्चे मैंने प्राइस को ध्यान रखते हुए बनाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैं बात कर रहा हूं बच्चे रिसोर्सेज की, मैं बात कर रहा हूं रिसोर्सेज की। सिमिलर यही चीज आप इस चार्ट के अंदर देखने का ट्राई करो। ठीक है, मेरे पास एक रिसोर्सेज है लिमिटेड, एक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज है मेरे पास। रिसोर्सेज के अंदर मैं 2 गुड्स बना सकता हूं, या तो एक्स या वाई। अगर मैं प्रोडक्शन एक्स का करता हूं तो मेरे को वाई का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वाई का करता हूं तो एक्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सपोज बच्चे मैंने ये क्या किया, इसकी मैंने प्रोडक्शन की बच्चे सपोज 4 यूनिट्स की, तो ये और कम हो गया, सपोज 5 हो गया। ठीक है, फिर मैंने और प्रोडक्शन इसका बढ़ा दिया, मैंने बोला ये मैं करूंगा सपोज 8 यूनिट्स का। ठीक है, तो जब मैं इसको 8 करूंगा बताइए, ये हो गया मान लो सपोज 3। अब यहां पर मैंने करा इसको 10 यूनिट्स, तो क्या पता ये हो गया 1। तो अब ध्यान से देखो, एक का मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो दूसरे का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, एक का प्रोडक्शन करोगे तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये जो मैंने आप लोगों के सामने अभी एक टेबल बनाई है, ठीक है, ये जो टेबल पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, कॉम्बिनेशन नंबर ए, इसके अंदर x की यूनिट बनाऊंगा 0, y की यूनिट बनाऊंगा 10। सिमिलरली जो b कॉम्बिनेशन है, x का प्रोडक्शन करूंगा 2 यूनिट्स का और y का यूनिट प्रोडक्शन करूंगा 8 यूनिट्स का। तो ये भी बच्चे क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन हो गया। आ रही बात समझ में? अब देखो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, आपको आई होप ये समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन बच्चे कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण ये जो इफेक्ट है वो निकल के आ रहा है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? तो अब मैं लेके चलता हूं बच्चे आपको इस जो पीपीसी है इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, चलो देखो फटाफट पीपीसी बच्चे कर्व की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले पीपीसी सेट देखो। क्यों बच्चे? सेट को यूज करके ही पीपीसी बनता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो सेट होता है उसको यूज करके क्या बनता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। तो सर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है? बच्चे देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। एग्जांपल लिया था मैंने भी x और y का, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बच्चे जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोग कभी भी जब 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट गुड्स के, जो हमें क्या करने हैं? प्रोड्यूस करने हैं, तो वो जो सिंगल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं। मतलब बच्चे ध्यान से देखना, ये जो यहां पर लिखा है ना मैंने, ये जो 0 and 10, 2, 8, 4, 5, 8, 3, 10, 1, 12, 0, ये जो है बच्चे ये अपने आप में इंडिविजुअल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स हैं। ये क्या है? सेट हैं। क्लियर? चलो सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट तो हमको समझ में आ गया। तो बच्चे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट तो क्या था? कॉम्बिनेशंस थे। अब बच्चे अगर मैं बात करूं
कि ये जो पूरी टेबल बनी हुई है, ये जो एक पूरी टेबल बना रखी है मैंने, जिसमें बहुत सारे सेट्स को मैंने शो किया है, तो बच्चे इस पूरे टेबल को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है बच्चे, आज एक कसम खा लो कि हमेशा याद रखना, कभी भी वर्ड आ जाए, हम आगे पढ़ेंगे आईसी शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व का भी शेड्यूल बनेगा, डिमांड शेड्यूल बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का शेड्यूल बनेगा। तो शेड्यूल मीन्स बच्चे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये देखो टेबल से मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर्स को, तो जो बच्चे टेबल से कभी भी हम कॉम्बिनेशंस को या फिर कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, शेड्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेड्यूल। बच्चे आपने देखा होगा आपकी क्लास में टाइम टेबल लगता है, तो टाइम टेबल भी एक शेड्यूल के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, वहां पे डेज लिख दिए, पीरियड्स लिख दिए, और वहां पे बीच में बच्चे टीचर्स का सब्जेक्ट जो भी है वो वहां पे लिख दिया। तो ये जो बच्चे शेड्यूल्स थे, इसको बच्चे हम यूज करेंगे किसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने के लिए। कैसे बच्चे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, और एक एग्जांपल है जो ऑलरेडी देखो मैंने बना के रखा है आपके लिए, वो ध्यान से आप समझना। अभी सिर्फ इतना देखेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, आई होप आपको ये शो हो रहा होगा। चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यहां पे बच्चे कॉम्बिनेशंस दे रखे और यहां पे x और y गुड्स दे रखा है। अगर मैं 0 यूनिट बनाऊंगा x की, तो y की बनाऊंगा सपोज 22, इसकी बनाऊंगा 1, तो इसकी बनाऊंगा 21। अब देखो ध्यान से बढ़ता जा रहा है, यहां पे मैंने 6 किया तो ये 0 हो गया। मतलब कि एक बच्चे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज बच्चे, वही रिसोर्सेज तो दूसरे गुड्स पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन में जो एक टेबल बनाई जाती है बच्चे, जो एक टेबल होती है जो क्या करती है, डिफरेंट सेट्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, तो इस बच्चे टेबल को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है सर, हमने दो चीजें समझ ली। एक तो पहले समझा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, और उसके बाद में हमने सेकंड समझ लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मींस टेबल जो सारे के सारे सेट्स को शो करती है। उसके बाद अगर बात करें बच्चे, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ड यहां पर आ गया है बच्चे, कर्व। ठीक है बच्चे, फिर से एक और कसम खाएंगे अपन। क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या कभी भी अगर वर्ड आ जाए शेड्यूल, क्या वर्ड आ जाए, शेड्यूल, तो कभी भी अगर शेड्यूल वर्ड आएगा तो इट मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब टेबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डाटा को। अगर कभी वर्ड आ जाए कर्व, तो बच्चे कर्व क्या होगा, कर्व इज बच्चे डायग्राम का रिप्रेजेंट करेगा, वो एक कर्व शो करेंगे, तो वो होगा बच्चे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू क्वांटिटीज। कैसे, देखो यहां पे ध्यान से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। सर ये फ्रंटायर क्या होता है बच्चे, आपको याद रहना चाहिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी का दूसरा नाम होता है पीपीएफ। कर्व एंड फ्रंटायर बोथ आर द सेम थिंग। सर फ्रंटायर मींस बच्चे बाउंड्री, फ्रंटायर मींस बाउंड्री। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर shows the various alternative combinations ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बच्चे सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन होगा नहीं, आप सर्विसेज भी दे सकते हो। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ, आगे लिखा देखो, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाने चाहिए। बच्चे याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे यूज हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ अजम्पशन ऑफ पीपीसी। आज के हम लेक्चर में अजम्पशन पढ़ेंगे, जब पीपीसी के मैं आपको बताऊंगा पीपीसी वर्क तभी करेगा, पीपीसी कर अच्छे से तभी ड्रॉ हो पाएगा अगर आप उसके कुछ अजम्पशंस को फॉलो करोगे। ठीक है, अब देखो ये जो सिचुएशन थी मैंने आपको यहां पर बताया था, ध्यान से देखो, फुल्ली यूज्ड का मतलब क्या है, क्या मैं बच्चे इस सिचुएशन पे मेरे 100 रुपए पूरे खर्च हो रहे थे, इस सिचुएशन पे 100 रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं, हाँ सर। अब सब बच्चे जोड़ के देखना, इन सब पे आपके पास पीछे सेविंग 0 बचेगी, यानी कि आपने पूरा का पूरा पैसा यूज कर दिया, सारे के सारे रिसोर्सेज आपने क्या कर दिए उसके अंदर प्रोडक्शन में यूज कर दिए। क्लियर? तो अब देखते हैं बच्चे वापस, अब सर पीपीसी कर्व की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, आखिर ये पीपीसी कर्व होता कैसा है,
बच्चे ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था ये है आपका, मान लो वो एग्जाम्पल, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, इसमें देखो मैंने क्या किया, यो चलिए बच्चे अब आपको ये जो डिटेल्स दिख रही हैं शेड्यूल वाली, उस शेड्यूल वाली डिटेल की हेल्प से हम बनाने का ट्राई करते हैं कर्व। बच्चे कर्व कैसे बनेगा, याद रखना कर्व बच्चा आप स्केल से यूज नहीं करोगे, आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फ्रेम की। कर्व के लिए जो हमने देखा था मैथ्स में, हमने पहले डायग्राम बनाने सीखे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने अपना जो एक्स गुड्स है उसको नीचे शो कर दिया एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर जो बच्चे अपने y गुड्स है उसको अपने साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। y की क्वांटिटी 22 तक जा रही है, तो सपोज मैं 3 का गैप ले लेता हूं, 3 6 9 12 15 ऐसे करके ले लिया। अब ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट नंबर P पे देखो क्या हो रहा है, x का प्रोडक्शन हो रहा है 0, x का प्रोडक्शन हो रहा है 0, y का प्रोडक्शन हो रहा है 22। तो एक्स वाई पे देखेंगे बच्चे 22 बच्चे 21 के ऊपर आएगा जस्ट कहीं पे, क्लियर। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये पॉइंट यहां बनेगा, ठीक है। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, डायग्राम कैसे बनाते हैं बच्चे, बहुत सिंपल है। आपको तो क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हाथ रखना है, वाई एक्सिस पे हाथ रखना है, एक्स को वहां तक लेके जाना है जहां तक वो नंबर शो कर रहा है। एक्स का नंबर शो हो रहा है 0, तो बच्चे यहां से लेके यहां तक मैं हाथ कहां पे लेके जाऊंगा, 0 पे रुक गया मेरा हाथ। बात हो रही है वाई की, तो वाई का प्रोडक्शन कहां तक गया, इधर तक। अब बच्चे इन दोनों फिंगर्स को आपस में मिलाएंगे, जहां पर ये दोनों फिंगर्स मिलेगी, ये देखो यहां पर अपने टच किया, यहां पे पॉइंट बन गया, ठीक है। तो बच्चे हमारा पॉइंट नंबर 1 यहां पर बना है, ठीक है, जो इसको मैंने नाम दिया है P। प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन को मैंने क्या नाम दे दिया है बच्चे, P नाम दे दिया है, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट A के अंदर देखो x कितना है 1 और y कितना है 21। तो बच्चे 21 ये रहा, 21 को मैं ये रहा, 21 यहां पर है और x एक्सिस कहां पर है 1 यहां पर है। तो इन दोनों को बच्चे मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो ये पॉइंट यहां पर बन के आ गया। अब एक एग्जांपल करते हैं, सी का पॉइंट समझते हैं, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाया है। सी की मैंने बच्चे लाइंस आपके लिए ड्रॉ की है, सी की लाइंस मैंने आपके लिए जो ड्रॉ की है वो देखिए आप। सी पॉइंट जो है बच्चे यहां पे एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है कितना 3, वाई का प्रोडक्शन हो रहा है 16। तो बच्चे यहां पे देखो सी में, यहां पर ये 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां से लेकर के यहां तक, और यहां पर अपन ने 3 था, ये 3 को अपन ने ऊपर टच कर दिया। तो ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट के अगर आप देखना चाहो बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशंस, तो देखो सी को अगर मैं यहां पे टच करूं तो इधर तो आ रहा है 3, मतलब एक्स एक्सिस कितना हो गया 3। वाई को अगर मैं टच करूं तो ये आ रहा है बच्चे नियर बाय 15, मतलब 15 के पास में है, बिकॉज मैंने सिंगल नंबर नहीं दिया है, 3 का गैप दिया है। तो बच्चे ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो इस तरीके से क्रिएट हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कैसे बनेंगे। बच्चे पहले पॉइंट्स बनाएंगे, या आप इसको इस वे में मत लेना कि आप सीधा डायग्राम लाइन खींचोगे, नहीं, पहले अपन सारे कॉम्बिनेशंस के क्या बनेंगे, पॉइंट बनाएंगे। ये सारे पॉइंट बनाए, फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फ्री हैंड से ये सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, आपस में टच करके मिला देंगे। तो हमारा कौन सा कर्व बन जाएगा, पीपीसी कर्व बन जाएगा। क्लियर। सर ये तो आपने बना हुआ दिखा दिया, क्या प्लीज आप एक हमको वापस एक फ्रेश से पीपीसी कर्व बना के दिखा दोगे। बिल्कुल बच्चे, आपके लिए वापस एक अपन पीपीसी कर्व बना के खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चे। ये वाला एग्जांपल याद है भी आपको, जो हमने अभी सॉल्व किया था, हमने एक्स और वाई गुड्स का प्रोडक्शन किया था। इस बच्चे ड्राइंग को, इस ये जो टेबल है पीपीसी शेड्यूल, इसको देखते हुए हम अभी क्या करेंगे, एक पीपीसी कर्व क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बच्चे गुड्स देख लो, एक्स और वाई, 2 गुड्स हैं, और बच्चे मैक्सिमम नंबर देख लो एक बार। सपोज ये जा रहे हैं 12 तक और ये जा रहे हैं 10 तक, तो मेरे को मैक्सिमम नंबर जो उसमें पॉइंट्स बनाने हैं वो सपोज बनाने हैं 10 और 12 के। तो चलो इसको ध्यान रखते हुए अपन यहां पर अभी एक पीपीसी कर्व फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक वाई एक्सिस ड्रॉ, उसके बाद बच्चे हम एक करेंगे
एक्स एक्सिस ड्रॉ, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। क्लियर, शो हो रही है आपको? नाउ मेरे को इसके अंदर सपोज 1 2 3 4 5 6, मैंने बच्चे यहां पे सपोज 2 यूनिट्स का गैप लिया है, 2 4 6 8 10 12। सिमिलरली यहां पर भी बच्चे मैंने 2 यूनिट्स का गैप लिया है, 4 5 6 2 4 6 8 10 12। ये मेरे गुड्स x हैं, ये मेरे गुड्स y हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चे कॉम्बिनेशंस, फटाफट देखते हैं कॉम्बिनेशंस क्या थे इसके। सबसे पहले बच्चे कॉम्बिनेशन A, x तो है 0, y है 10, x तो है 0, ये x पे 0 और y थे बच्चे 10, तो 0 पे 10, ये रहा 0 पे 10, तो बच्चे पहला पॉइंट मेरा बन गया यहां पर। क्लियर, नेक्स्ट सेकंड थे बच्चे 2 एंड 8, 2 पे 8, x एक्सिस पे मेरे गुड्स होने चाहिए 2 और y एक्सिस पे होने चाहिए 8, तो बच्चे 2 यहां पर है 8 यहां पर है, इसको यहां से लेके जाएंगे 8 तक, तो ये मेरा पॉइंट बन गया पॉइंट नंबर बी। क्लियर, फिर बच्चे 4 5, इसके ऊपर होना चाहिए 4, इस पे होना चाहिए 5, तो बच्चे 5 4 और 6 के बीच में कहीं पर होगा, तो मैंने ये वाला पॉइंट सपोज यहां से लेकर के मैंने ये यहां पर ये पॉइंट बना दिया मैंने यहां पे। ठीक है, फिर बच्चे पॉइंट था 8 एंड 3, तो बच्चे इस 8 पे होना चाहिए 3, तो 2 और 4 के बीच में होगा 3, तो यहां पर बच्चे कहीं पे होगा, तो मैंने यहां पर ये वाला पॉइंट बना दिया। बच्चे पेंसिल से ड्रॉ करोगे आप एग्जाम में तो बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट है 10 पे 1, 12 पे 0, 10 पे 1, ये 10 पे 1 और 12 पे 0, तो ये हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, फ्री हैंड से इसको क्या करेंगे बच्चे, मैंने देखो यहां पर अगर मेरे पास प्रॉपरली वो ग्राफ पेज होता तब ये बहुत परफेक्ट बनता बच्चे। अभी जस्ट आपको क्या करना है, इसको फ्री हैंड से मिला देना है, इसको फ्री हैंड से मिला देना है। तो जब ये फ्री हैंड से आप इसको मिलाओगे बच्चे, तो ये जो कर्व बन के आएगा दिस इज नोन एज पीपीसी। ठीक है सर, ये पीपीसी आपने जो बनाया एकदम करेक्ट है बच्चे, मेरे से अभी ये रफ हैंड एकदम फ्री हैंड से बना नहीं है। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ट्राई करोगे तो आप देखोगे पीपीसी कर्व की जो कॉम्बिनेशन को जब आप मैच करोगे तो बच्चे इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, हल्का सा कर्व होगा वो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन कब होती है अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, चलो पीपीसी कर्व तो सर हमको बनाना आ गया, तो बच्चे अगर पीपीसी कर्व के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं थ्योरी पोर्शन पे। पीपीसी के बारे में और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। नाउ सबसे पहले बच्चे पीपीसी कर्व की अभी हमने डेफिनेशन देख ली थी। पीपीसी कर्व क्या होता है, शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने ए बी सी कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। बच्चे एफिशिएंटली एम्प्लॉयड का मीन्स है रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से यूज होने चाहिए। ठीक है, नाउ पीपीसी शोज द ऑब्टेनेबल ऑप्शंस। ये वर्ड याद रखना, अभी जब मैं आपको अटेनेबल अनअटेनेबल पॉइंट समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा पीपीसी के हमेशा जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, ऑब्टेनेबल होंगे। ठीक है, नाउ पीपीसी सेट हमने पहले ही कवर कर दिया। अब बात करते हैं बच्चे अजम्पशंस ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व को जब हम बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, अजम्पशंस कौन से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला अजम्पशन देखो बच्चे, इकोनॉमी के अंदर सर कितने गुड्स होने चाहिए, 3 4 5 कितने भी चलेंगे बच्चे, नहीं, इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड ओनली 2 गुड्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक्स और वाई। ठीक है, ये एग्जांपल है बच्चे, फॉर एग्जांपल एक्स मान लो आप लैपटॉप बना रहा, आपकी कोई फर्म है, आप लैपटॉप और मोबाइल्स का प्रोडक्शन करते हो, तो लैपटॉप और मोबाइल के मान लो रिसोर्सेज ऑलमोस्ट जो आपको सेम लग रहे हैं, तो आप जितने ज्यादा मोबाइल बनाओगे लैपटॉप आपके कम बनेंगे, बिकॉज आपके इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतना फंड नहीं होगा। अगर आप लैपटॉप ज्यादा बनाओगे मोबाइल कम, मोबाइल ज्यादा बनाओगे तो लैपटॉप कम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो होंगे, गुड्स होंगे, वो 2 होंगे। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर
फिक्स्ड। ऐसा नहीं करोगे बच्चे आप कि पहले आपने बोला मेरे पास रिसोर्सेज इतने ही हैं, मैं इतने मोबाइल बना देता हूं, इतने लैपटॉप बनाता हूं, फिर आप थोड़ी टाइम बाद बोलो नहीं साहब और मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं घर से लाके और रिसोर्सेज लगा सकता हूं। नहीं बच्चे, रिसोर्सेज हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। कैसे फिक्स्ड रहेंगे? जो मैंने एग्जांपल लिया था, देखो हर जगह पे यहां पे जो अमाउंट थी ना, इन सबका टोटल 100 रुपीज आ रहा था। अगर मान लो यहां पर जाकर के मैं बोलता हूं कि 120 हो गए मेरे रिसोर्स, 120 रुपए हो गए मेरे पास, तो बच्चे वो पॉइंट पीपीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा, वहां पर अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद थर्ड देखो बच्चे, रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक। बच्चे नॉट स्पेसिफिक मींस बच्चे रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो एक्स और वाई दोनों गुड्स में यूज हो सकते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक रिसोर्सेज है, मान लो जब मैं मोबाइल और लैपटॉप बनाऊंगा, सर आपने एग्जांपल लिया मोबाइल और लैपटॉप का, लैपटॉप में तो बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगती है, मोबाइल में उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं लगती, तो बच्चे वो एक स्पेसिफिक चीज हो गई। रिसोर्सेज ऐसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ एक ही गुड्स पे लगेंगे, रिसोर्सेज सारे ऐसे होने चाहिए जो दोनों गुड्स पे लग सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे गेहूं और फॉर एग्जांपल राइस की हम लोग खेती करते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो सिमिलर ही लगेंगे, लैंड लगेगी, वहां पे जो हल लगेगा, ट्रैक्टर से लोगे और ज्यादा लेबर लगेगी, वो सब में कॉमन ही है ना, चाहे राइस का प्रोडक्शन करूं चाहे व्हीट का प्रोडक्शन करूं, तो रिसोर्सेज वहां पे स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब बच्चे ये होता है कि एक गुड्स के रिसोर्सेज है वो दूसरे गुड्स पे इजीली क्या हो सके, शिफ्ट हो सके। तो कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू द अनदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। स्पेसिफिक का यहां पर ये मतलब था। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, 100 के 100 रुपए पूरे खर्च किए थे हमने, एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विल बी अलाउड। यानी कि देखो रिसोर्स वेस्ट भी नहीं होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि हमने कुछ बचा लिए। मान लो मैंने आपको बोला था 100 रुपए में आपको वो एक्स और वाई गुड्स लेना था, आपने क्या बोला, एक काम करो थोड़े एक्स ले लो थोड़े वाई ले लो, पीछे पैसा सेव कर लो। तो बच्चे आइडल कुछ रिसोर्सेज सेव भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल रिमेन अनचेंज। टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज, बच्चे ये तरह से वही वाला पॉइंट हो गया कि जो रिसोर्सेज थे, अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल वो फिक्स होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो गया पहले आपने 2-3 कॉम्बिनेशन तक एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज की, फिर आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आगे, क्या पता एडवांस टेक्नोलॉजी से आपके रिसोर्सेज जो आप बनाओगे प्रोडक्शन वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज में कहने का मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चे रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। ये वाला एफिशिएंटली वाला मतलब बच्चे क्या था कि सपोज फॉर एग्जांपल यूनिट वाइज बात करेंगे, जैसे देखो यहां देखो ना बच्चे, मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिया था, मैंने एक वैल्यू एक की 20 रुपए मानी, एक की 10 रुपए मानी, तो बच्चे हर जगह पे x की वैल्यू 10 ही है और हर जगह पे y की वैल्यू 20 ही है। ऐसा नहीं होगी एक जगह पे जाके बोलो नहीं ये 20 रुपए का नहीं 18 रुपए का है, तो बच्चे ये एग्जांपल गलत हो जाएगा ना। तो यहां पर यही कहना चाह रहा है कि एफिशिएंसी होती है वो क्या होनी चाहिए, सबकी कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ये थे अजम्पशंस ऑफ द पीपीसी कर्व। बच्चे मैंने आपको यहां पे जगह दी है, आप यहां पर एक पीपीसी कर्व बनाएंगे खुद से, और यहां पर आप एक पीपीसी शेड्यूल बनाएंगे। क्लियर, आगे चलें। अब बच्चे इंपॉर्टेंट चीज, हम पीपीसी पढ़ तो रहे हैं, सर एग्जाम में क्या पीपीसी पूछा जाएगा? बच्चे एग्जाम में पीपीसी कर्व पूछ सकते हैं, या पीपीसी की प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द पीपीसी कर्व। याद रखना एग्जाम में ये 3-4 नंबर का जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो बनता है बच्चे इधर से। ठीक है, कि फीचर्स या फंक्शंस ऑफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होते हैं वो क्या हैं? बच्चे 2 ही फंक्शंस हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, और मैं आपको भी वो बता भी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वापस वो एक कर्व शो करता हूं। ठीक है, आप देखो, आप एक बार इस पीपीसी कर्व को नोटिस करो, आपको इसमें क्या 2 चीजें दिख रही है। पीपीसी कर्व को आप नोटिस करो, इसमें आपको क्या 2 चीजें दिख रही है। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर 2 लाइन है, कुछ के कॉम्बिनेशन है, नंबर्स लिखे हुए हैं, हमको तो यही शो हो रहा है। बच्चे इसके अलावा इसमें नोटिस करो, एक आपको फैक्ट दिखेगा। क्या बच्चे, कभी भी कोई कर्व जब ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आता है तो इसको बोलते हैं बच्चे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। कभी भी किसी कर्व को रीड करने का बच्चे क्या तरीका होता है, सपोज देखो ध्यान से, मैंने इस कर्व को छुपाया यहां पे, अब देखो जैसे जैसे मैं कर्व आपको धीरे धीरे शो करूंगा, आप देखोगे वो कर्व की जो लाइन है वो नीचे आती जा रही है। ठीक है, तो इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जो पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पीपीसी कर्व नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं, वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। पहला क्लियर। नेक्स्ट,
इस पीपीसी कर्व में आप देख रहे होंगे, आपने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चे, एक होता है कॉनकेव और एक होता है बच्चे, एक होता है कॉनकेव, वेट अ सेकेंड, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव और एक होता है बच्चे कॉन्वेक्स। सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है बच्चे? मैंने आपके सामने दो कर्व बनाए हैं, ठीक है। एक तो मैंने बनाया है ऐसे, जो कि मेरे पीपीसी को शो करता है, और एक बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट होता है बच्चे 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। बच्चे जब आप ओरिजिन से कर्व की तरफ देखोगे, जब आप ओरिजिन से कर्व की तरफ देखोगे तो उसका शेप ऐसा कुछ शो हो रहा होगा, मतलब उभराव होगा, आप अंदर की साइड होंगे, उसमें उभराव तो है बट आप उभराव के अंदर की साइड हैं, ठीक है। और लेकिन जब आप दूसरी सिचुएशन में देखो कॉन्वेक्स में, तो जो उभराव है आप उसके बाहर की साइड हो। सर ये समझ में नहीं आया बच्चे, एक और सिंपल सा तरीका, आप एक काम करो, ये जो कर्व है आप इसको पूरा करने का ट्राई करो। कर्व हमेशा बच्चे सेमी सर्कल होता है, सर्कल का पार्ट होता है। अगर बच्चे मैं इस कर्व को पूरा करता हूं इधर 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 इधर, तो आपने देखा ओरिजिन जो था वो मेरे कर्व में समा गया, जबकि कॉन्वेक्स को अगर मैं पूरा करता हूं तो ओरिजिन जो बनेगा वो मेरा बाहर की साइड बनेगा कर्व के, ठीक है। यानी कि या तो आप यूं समझ लो, ये जो तरीका बताया आपको, तो क्या याद रखना है, आप ओरिजिन से जब कर्व को देखोगे और उसकी ढलान के अंदर की साइड अगर आप खड़े हो तो वो कॉनकेव है, और बाहर की साइड खड़े हो तो वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। आपने साइंस में बच्चे कुछ मिरर पढ़े होंगे ना, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, याद आ रहा है? अंदर की साइड अगर लेयर लगी हुई थी तो ये बाहर से देखने में कॉन्वेक्स बन रहा था। इसमें बच्चे आपकी जो फोटो अगर आप देखते थे वो बड़ी दिखती थी, याद आ रहा है? टीचर ने बताया होगा साइंस में। और जबकि आपने यहां पर इसकी अगर लेयरिंग लगा दी और मिरर को आप अगर इधर से देखोगे तो आपकी साइज बिगड़ जाएगी, फोटो आपकी छोटी दिखती थी, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हुआ करते थे। आई होप आपको याद आ गए होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो बच्चे ये जो हमारा पीपीसी कर्व है जो मैंने अभी आपको शो किया था, पीपीसी कर्व आप ध्यान से देखो, आप ओरिजिन पे खड़े हो और जब कर्व को देख रहे हो तो ये आपको ऐसा अंदर की साइड ढलान नहीं दिख रही है। इट मींस ये कौन सा शेप हुआ? ये शेप हुआ बच्चे कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो बच्चे जो दो प्रॉपर्टीज थी पीपीसी की, वो थी सबसे पहले पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड और दूसरा पीपीसी इज अ कॉनकेव टू द ओरिजिन। सर इतना इजी था ये, आप तो बोल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्लीज राइट और मेंशन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी। एग्जाम में बच्चे वो आपको पीपीसी का प्रॉपर्टी खुद बताएगा और आगे लगा देगा क्वेश्चन मार्क। कैसे? वो बोलेगा पीपीसी कर्व स्लोप इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब ये पीपीसी जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो बच्चे वो कॉनकेव क्यों होता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं? अभी हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो हमने समझ ली, अब ये ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सबसे पहले पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है इसका रीजन सुनना बच्चे आप सॉरी इसका बच्चे सुनना आप रीजन। बच्चे ध्यान से देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हो रहा है? मैं जब P से A पे शिफ्ट, एक काम करो, जब मैं C से किस पे शिफ्ट हो रहा हूं? D पे। पॉइंट C से मैं शिफ्ट हो गया D पे। जब मैं पॉइंट C पे था तो देखो मैं C पॉइंट पे X और Y का कितना प्रोडक्शन कर रहा था, ध्यान से देखना। और जब मैं पॉइंट D पे आ गया तो क्या हुआ? X पे जब मैं C पे था, X का प्रोडक्शन 3 और इसका था 16, 3 और 16। और फिर मैं पॉइंट D पे शिफ्ट हुआ तो मेरा जो X था वो हो गया 4 और Y हो गया मेरा 12। बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप, मैंने X का प्रोडक्शन बढ़ाया, Y का प्रोडक्शन कम हो गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लाइन सुनी है? तो बच्चे एक गुड को जब आप गेन करोगे तो आपको दूसरे गुड्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज थे वो क्या थे? लिमिटेड थे। तो बच्चे ये जो रीजन था ना इसका, किस चीज का रीजन? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। बच्चे मान के देखो, अगर ऐसा होता कि एक बढ़ाता दूसरा भी बढ़ता तो ये कर्व बच्चे नीचे नहीं जा रहा होता,
ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होता, जैसे आपने देखा होगा ना शेयर के जो प्राइसेस होते हैं टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, तो उसमें प्राइस क्या होता है साइड में शो होता है, टाइम नीचे शो होता है। जैसे जैसे डेट बढ़ रही है वैसे वैसे जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। तो आपने देखा होगा जब शेयर्स के कर्व बनते हैं बच्चे तो वो कुछ ऐसे बनते हैं, शेयर मार्केट ऐसे कुछ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ऊपर जाता है। तो यहां पर तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बिकॉज टाइम के साथ जैसे जैसे आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आपको वाई का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया कि पीपीसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बिल्कुल सर, ये इसलिए डाउनवर्ड होता है बिकॉज एक गुड्स को हम गेन करेंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पीपीसी कर्व कॉन्केव टू ओरिजिन क्या होता है बच्चे? इसको थोड़ा समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरटी। ठीक है, मार्जिनल रेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चे? पहले तो एक चीज याद रखना, चाहे मैं बात करूं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे मैं बात करूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्सेप्ट दोनों सेम है लेकिन जिस कर्व के अंदर ये यूज होंगे वो कर्व्स अलग अलग होते हैं। पीपीसी के अंदर जो कर्व बनता है वो होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, जब बच्चे में सी से डी पे शिफ्ट हुआ तो मैंने एक्स को क्या किया, गेन किया। कितने यूनिट गेन की मैंने? 1। वाई मैंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 4 यूनिट का। तो बच्चे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है? देखो ध्यान से, मार्जिनल रेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स गेन्ड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस्ड या गिवन अप। हमने उसको गिव अप कर दिया ना, यानी कि बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है एमआरटी का, क्या हमने जितना क्या किया है सेक्रीफाइस किया है वो ऊपर लिखा जाएगा और जितना गेन किया है उसको नीचे लिखेंगे। और इसका जो रेशियो होता है, रेशियो मींस सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, लॉस डिवाइडेड बाय गेन, इसका जो रेशियो निकलेगा, इसका जो आंसर निकलेगा उसको बोलते हैं बच्चे एमआरटी। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज यहां पर एक वर्ड आ गया है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने बताया था, बट ये इंक्रीजिंग क्या है बच्चे? आप देखोगे जैसे जैसे मैं कॉम्बिनेशंस पे शिफ्ट होऊंगा, मैं जैसे जैसे इधर से इधर शिफ्ट होऊंगा, मेरा सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा और गेन हमारा कम होता जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने कर्व आपके सामने बनाया था, इसका पता है ये स्ट्रेट लाइन क्यों लग रही है? बिकॉज मैंने जो पॉइंट्स बच्चे बनाए हैं, मैंने जो एग्जाम्पल आपको लेके अभी समझाया था, वो एग्जाम्पल में जो मैंने वैल्यूज ली ना, वो अपने आप में एमआरटी को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे एमआरटी को फॉलो नहीं करते हैं? देखो ध्यान से, इसमें एमआरटी को फॉलो किया जा रहा है। मैंने सपोज ये जो पॉइंट नंबर 1 देखना, ए सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, मैं पी से अगर ए पे आता हूं, मैं अगर P पॉइंट से A पे आ रहा हूं, ठीक है, जब मैं P पॉइंट से A पे आ रहा हूं, पहले मेरा X था 0, A पे हो गया 1, मेरे को गेन कितना हुआ? 1। उसके बदले सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? 21 से 21, एक ही तो सेक्रीफाइस करना पड़ा ना, एक पाने के लिए मैंने एक खोया। नेक्स्ट मैं वापस गया 1 से लेके 2 पे, जब मैं A से B पे शिफ्ट हुआ 1 से 2 पे, तो अब देखो 21 से मैंने कितना आ गया? सीधा 19, गेन हुआ मेरा 1 और लॉस हो गया मेरा 2 यूनिट का। अब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे 1, फिर वो हो जाएगा 3 का। मतलब बच्चे आप एक लिमिटेड क्वांटिटी गेन कर रहे हो, लेकिन उसके रिटर्न में आपको जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो कंपैरिजन टू द गेन ज्यादा आपको क्या करना पड़ रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब इसका देखो फॉर्मूला बना करके देखते हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन थी, यहां पर मेरा एमआरटी कितना निकलेगा? फर्स्ट सिचुएशन पे ये तो मेरे गेन है, ये मेरे सेक्रीफाइस है, 1 डिवाइडेड बाय 1, सर ये आ गया आपका 1। सेकेंड नंबर पे एमआरटी 2 डिवाइडेड बाय 1, तो बच्चे ये आ गया मेरा 2। थर्ड नंबर पे
3 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया बच्चे 3। देखो MRT 1 by 1 करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो कभी भी बच्चे जो ये आप ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे कम गेन करने के लिए, इट मींस वहां पर MRT क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर जो रेशियो है लॉस और गेन का वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो रेशियो बढ़ता है इसके कारण ही हमारा जो कर्व का शेप होता है वो क्या बन जाता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन बन जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एग्जाम में आएगा PPC कर्व इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, एक्सप्लेन व्हाई। तो वहां पे क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या मेरे बच्चे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो बच्चे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जितना हमने सेक्रीफाइस करा है डिवाइडेड बाय जितना हमने गेन करा है। तो बच्चे सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बच्चे मैंने आपको नोट्स में बताया है, ये आप एक बार कवर कर सकते हो। और बच्चे याद रखना जो MRT होता है वो ही अपने आप में उस कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। सर स्लोप मींस बच्चे ढलान। ये जो स्लोप है ना, ये जो ढलान है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है गेन और सेक्रीफाइस। जो ये दिख रहा है ना कि मेरा पॉइंट C से D पे जाने के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया तब मेरे को इतना गेन हुआ। तो ये जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हो गया, स्लोप। तो बच्चे MRT और स्लोप के फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर? नाउ यहां तक चीज क्लियर हो गई। आज के लिए बच्चे हम क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 2 चीजें करने वाले हैं। जो पीछे बचा हुआ हमारा ये चैप्टर है उसको हम बच्चे कंप्लीट करेंगे और फाइनल लेक्चर में पूरा ये कंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस का सेट है वो मैं आपको शो करूंगा। उसके आंसर्स मैं आपको एज ए नोट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चंस एक बार हम यहाँ पर वापस क्या कर देंगे, 10 to 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस एक बार कंसीडर कर लेंगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।